रत्नागिरी नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रसीले मीठे आम, है ना? पर इसके जो घने हरे भरे जंगल हैं वो अपने अंदर सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं बल्कि कुछ बहुत पुरानी, बहुत गहरी कहानियां भी छुपाए हुए हैं। और इन्हीं गहरे राजों में से एक कहानी जुड़ी है करण नाम के एक शख्स से। एक ऐसा आदमी जिसका सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जिसे जिसे विज्ञान और तर्क के तराजू पर तोड़ना नामुमकिन था। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो इस कहानी का हीरो है करण, अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाला एक बेहद होशियार सिविल इंजीनियर। मतलब अपने काम में एकदम माहिर, और उसे अपनी काबिलियत पर कह सकते हैं पूरा भरोसा था। तो हुआ ये कि उसकी कंपनी को भारत में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला और इस मुश्किल काम के लिए किसे चुना गया? जाहिर है करण को। वो तो बहुत एक्साइटेड था, उसे पूरा यकीन था कि ये काम तो वो चुटकियों में पूरा कर लेगा। और सोने पे सुहागा ये था कि उसके माता पिता पास के मुंबई शहर में ही रहते के, तो उसका प्लान था कि काम के बाद उनसे भी मिलाएगा। लेकिन करण को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो जिसे सिर्फ पेड़ पौधों और जमीन का एक टुकड़ा समझ रहा था, वो असल में एक पवित्र और संरक्षित जगह थी। उसे पता भी नहीं चला और वो अनजाने में मॉडर्न डेवलपमेंट और एक बहुत ही पुरानी आस्था के बीच की जंग में उतरने वाला था। तो बस करण रत्नागिरी पहुंचता है और अपनी टीम के साथ काम का जायजा लेने लगता है। और यहीं से अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो देखता है कि पारंपरिक कपड़े पहने हुए एक स्थानीय जोड़ा जंगल की तरफ जा रहा है। उनके हाथ में पूजा की थाली है। करण थोड़ा हैरान होकर उन्हें रोकता है, पूछता है, तो वो उसे एक चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि जंगल में सिर्फ जानवर नहीं है। वो कहते हैं, साहब, इस जमीन का एक रखवाला है, उसे नाराज मत करना। अब ये बात सुनकर करण का क्या रिएक्शन होगा? वो हंस देता है। उसे ये सब अंधविश्वास लगता है, काम रोकने की कोई चाल। तो गुस्से में वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है, तुरंत पेड़ काटना शुरू करो। एक मजदूर थोड़ी झिझक के साथ कुल्हाड़ी उठाता है और पेड़ पर वार करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ के तने से टकराती है, पूरे जंगल में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठती है। और ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, नहीं, ये बिल्कुल एक इंसान के दर्द में चीखने जैसी थी। करण, उसकी पूरी टीम, सब के सब सन्न रह जाते हैं। उस रात करण अपने होटल के कमरे में सो रहा है, लेकिन नींद बड़ी बेचैन है। तभी एक अजीब आवाज उसे जगा देती है, ठक ठक ठक। बिल्कुल ऐसी आवाज जैसे कोई उसके कमरे के ठीक बाहर लाठी टेक कर चल रहा हो। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलकर देखता है, पर वहां कोई नहीं था। वो वापस आकर लेटने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी उसके कान में एक सर्द, डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है। मराठी में आवाज कहती है, इथुन निघुन जा, जिसका मतलब है यहां से निकल जाओ। वो डरकर बिस्तर से उछल पड़ता है, पर कमरा तो पूरी तरह खाली था। जाहिर है उस रात करण सो नहीं पाया। अगली सुबह जब वो परेशान हालत में साइट पर पहुंचता है तो एक और बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। उसकी 20 लोगों की टीम में से सिर्फ 5 मजदूर ही काम पर आए थे। तो बाकी के 15 कहाँ थे? वो सब अस्पताल में भर्ती थे और उनके शरीरों पर अजीब खरोचों और चोट के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। और उन सब का, हर एक का यही कहना था कि रात में किसी अदृश्य, किसी इनविजिबल शक्ति ने उन पर हमला किया और उन्हें बेरहमी से एक लाठी से पीटा। अब करण को इन बातों पर तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। उसे लगता है ये गांव वालों की ही कोई चाल है, उन्होंने ही उसके मजदूरों को डराकर भगा दिया। अब गुस्से और झुंझलाहट में वो फैसला करता है कि वो ये काम खुद करेगा। वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और पूरी ताकत से पेड़ पर वार करने लगता है। और जैसे ही करण पेड़ पर वार करना शुरू करता है ना, मौसम अचानक बदल जाता है। आसमान में काले बादल घिराते हैं और तेज तूफानी बारिश होने लगती है। और तभी उसकी नज़र जंगल के अंदर काफी गहराई में एक टिमटिमाती हुई अकेली रोशनी पर पड़ती है। बस उसे यकीन हो जाता है कि यही वो इंसान है जो ये सब कर रहा है। वो मन में ठान लेता है कि आज इस रहस्य से पर्दा उठकर ही रहेगा। करण कुल्हाड़ी वहीं फेंकता है और उस रोशनी के पीछे भागता है। वो जैसे जैसे उस लालटेन जैसी रोशनी का पीछा करता है, वो जंगल में और गहरा धंसता चला जाता है। वो रोशनी भी बड़ी अजीब थी, कभी पास आती, कभी दूर हो जाती, जैसे उसे किसी जाल में फंसा रही हो।
और फिर अचानक वो रोशनी बुझ जाती है। अब सोचिए, चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा, तूफानी बारिश और जंगल की डरावनी आवाजें। करण पूरी तरह खो चुका था और इस बारिश में भीगकर उसका फोन भी बंद हो जाता है। कोई मदद नहीं। वो घबरा कर मदद के लिए चिल्लाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे अपने ठीक पीछे सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो कांपते हुए पलटता है और देखता है एक लंबा बुजुर्ग साया हाथ में लाठी लिए खड़ा है, और उसके होठों से वही शब्द निकलते हैं जो उसने रात को अपने कमरे में सुने थे, इथून निघुंजा। करण की तो होश ही उड़ जाते हैं। वो अपनी पूरी जान लगाकर भागता है, लेकिन उसके पीछे लाठी की वो ठक ठक की आवाज लगातार आ रही होती है। भागते भागते उसका पैर एक जड़ से टकराता है और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ता है। वो पलट कर देखता है तो वही साया अपनी लाठी जमीन पर पटकता हुआ सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब करण की आंखें खुलती हैं तो वो जंगल में नहीं होता, वो एक अस्पताल के बिस्तर पर होता है। उसके शरीर पर चोटें हैं और उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या था। तभी वो देखता है कि उसके बिस्तर के पास वही नौजवान खड़ा है जो उसे जंगल के बाहर मिला था। और वो नौजवान करण को बताता है कि जिसे वो कोई इंसान या भूत प्रेत समझ रहा था, वो असल में उस जमीन का रक्षक है। वो उसे राखनदार के बारे में बताता है। कोंकण की लोक कथाओं में राखनदार कोई बुरी आत्मा नहीं है, बल्कि एक दैवीय संरक्षक है, एक गार्डियन। पीढ़ियों से स्थानीय लोग ये मानते आए हैं कि वो जमीन, जंगल और खेतों की रक्षा करता है, और जब भी कोई उस जमीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो राखनदार उसे सजा देता है। अब जाकर करण को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने क्या किया है। तो अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वो सीधा उसी जंगल में जाता है। वहां पहुंचकर वो हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहते हैं कि बदले में उसे जंगल की गहराई से लाठी की एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने उसकी माफी स्वीकार कर ली हो। तो ये थी रत्नागिरी के राखनदार की कहानी। देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये उस गहरे विश्वास का प्रतीक है जो प्रकृति और उसके अदृश्य संरक्षकों के बीच शायद आज भी कायम है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। अगर कोंकण के जंगलों की रक्षा राखनदार करता है, तो दुनिया की उन अनगिनत जगहों का क्या, जिनके अपने रखवाले हैं और जिन्हें हम अपनी तरक्की के दौड़ में शायद भूलते जा रहे हैं।